हॉरिजॉन्टल सरफेस हमने को ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है और हमने मान लो इस पॉइंट पे आके फोर्स लगा दिया ऐसे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बट दिस इज अ वेरी स्पेशल पॉइंट। इसी पॉइंट का नाम हम लोग देंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हमें पता होता है फोर्स जब भी लगता है कहीं ना कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा, और जिस पॉइंट पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है हमें उसी पॉइंट का ही मूवमेंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इसी फोर्स के सहारे में फील हो रहा है कि बॉडी इज गोइंग टू स्लाइड ऑन दिस हॉरिजॉन्टल सरफेस। मान लो ये बॉडी इस फोर्स के इफेक्ट के कारण आगे चल गया कुछ यूं, बट ऑब्जर्व दिस पॉइंट, जो पॉइंट यहाँ पे था, जिस पॉइंट पे अपने फोर्स लगाया था इन दिस डायरेक्शन, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। ना फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, थ्रू आउट द जर्नी अपने फोर्स से लगाया, मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा हूँ। सपोज ये जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस कुछ यहाँ से चल के यहाँ तक आ गया, लेट द इनिशियल पॉइंट बी ए, फाइनल पॉइंट बी बी, देन ए बी इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। इसी डिस्प्लेसमेंट का नाम हमने एस ले लिया। रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओनली द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हम सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ही डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करते हैं। इसी सिचुएशन में हमने बोलेंगे वर्क इज डन ऑन द बॉडी। फिर से बोलो बेटा, वर्क इज डन ऑन द बॉडी कब बोलेंगे? व्हेन देयर इज फोर्स एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट। व्हेन देयर इज फोर्स एंड देयर इज सम डिस्प्लेसमेंट हम डिफाइन करते हैं वर्क, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन ए बॉडी if there is force and displacement। बट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको क्या बोला मैंने, डिस्प्लेसमेंट किसका? ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क डन को हम न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं बाय दिस फॉर्मूला, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। फिर से देख लो बेटा, ये फॉर्मूला में तीन बातें आपको याद रखना पड़ेगा। पहली बात है, थ्रू आउट द जर्नी इस फोर्स का ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। रिमेंबर फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे फोर्स को यानी ऐसे वेक्टर को आप कांस्टेंट बोलोगे जिसका ना मैग्नीट्यूड चेंज होता है ना डायरेक्शन चेंज होता है। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ है जो ये फॉर्मूला जब भी अप्लाई करोगे, रिमेंबर फोर्स दो प्रकार के हो सकते हैं, कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। बट हम वेरिएबल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम कांस्टेंट फोर्स की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फोर्स का मतलब होता है मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई थीटा एंगल पे लग चुका है ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ, तो थ्रू आउट द जर्नी इसका जो एंगल होगा वो भी मेंटेन होगा। ये कोई एफ न्यूटन का फोर्स था तो ये भी कोई एफ न्यूटन का फोर्स है, यानी कि ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। ऐसे फोर्स को हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट फोर्स। तो W इज इक्वल टू एफ एस इंटू कॉस थीटा इज द न्यूमेरिकल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ W, यानी कि वर्क डन। तो वर्क डन को डिटरमाइन करने के लिए हमें जो फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं उस फॉर्मूला में खास बात क्या है, एफ को कांस्टेंट होना जरूरी है, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स का कांस्टेंट होने का मतलब है ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन चेंज होगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो बेटा कांस्टेंट फोर्स हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट। किसका बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व करेंगे? बॉडी का? बिल्कुल नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू ऑब्जर्व द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एंटायर बॉडी, वी आर गोइंग टू सी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये फोर्स कौन सा पॉइंट पे अप्लाई हुआ, दिस इज द पॉइंट ऑन विच द फोर्स इज अप्लाइड। सो दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। देन व्हाट इज थीटा हियर? यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू होता है बेटा, दिस इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, और यहाँ पे फोर्स लग गया। फोर्स का तो एंगल चेंज नहीं होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है, एंड थ्रू आउट द जर्नी ये एंगल थीटा मेंटेन रहेगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मेंटेन रहेगा, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 10 न्यूटन का फोर्स ही रहेगा। तो थ्रू आउट द जर्नी ये एंगल भी मेंटेन रहेगा, और ऐसे सिचुएशन में फोर्स भी कांस्टेंट हो गया, तो ये फॉर्मूला लग गया। ओके, रिमेंबर दिस, Fs cos theta is only applicable for the constant force. It is never going to be applicable for the variable force. और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका ऑब्जर्व करेंगे? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ऑब्जर्व करेंगे। क्योंकि ये फॉर्मूला में cos थीटा आ रहा है तो हमें cos थीटा का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू उसको तो याद रखना पड़ेगा, जो कि आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। फिर भी इसको मैं
एंगल वाइज डिवाइड करके आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीटा का वैल्यू यहाँ पे बेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे एक्यूट भी हो सकता है, जैसे प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने थीटा को एक्यूट रखा हुआ था। थीटा का वैल्यू यहाँ पे ऑब्ट्यूज भी हो सकता है। ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक्यूट का मतलब होता है लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 से कम, देन दिस एंगल इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूज एंगल। बेटा थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री भी हो सकता है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्टली 180 डिग्री भी हो सकता है। दीज आर द सिचुएशंस वी आर गोइंग टू एनकाउंटर। तो सबसे पहले देखो, अगर थीटा का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो गया, देन दैट एंगल इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। इस सिचुएशन में जो कॉस थीटा का वैल्यू होता है वो होता है हमेशा पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बन गया तो कॉस थीटा का वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। याद रखना है, ऑब्ट्यूज एंगल इज नॉट इन द सिलेबस। हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल का वैल्यू मेजरमेंट के लिए कोई सिलेबस का पार्ट नहीं है यहाँ पे, फिर भी आपको छोटा मोटा हल्का सा आइडिया यहाँ पे आ जाएगा कि अगर cos थीटा का वैल्यू मेजर करना चाहते हो फॉर एन ऑब्ट्यूज एंगल, देन दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। तीसरे केस है 0 पे बेटा cos 0 का वैल्यू 1 आता है, एंड ये दोनों चीज़ हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोनों को स्टार मार्क कर दिया। तो cos 180 का वैल्यू जो आएगा वो आएगा -1। तो ये सिचुएशन कब यूज होगा हम लोग देखने पढ़ने वाले हैं। थीटा का सारा वैल्यू यहाँ पे हमने ले लिया। 90 डिग्री से कम होता है तो एक्यूट होता है, 90 थीटा से थीटा वैल्यू 90 से 180 के बीच में आ गया तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 होने से cos 0 1 होता है, थीटा का वैल्यू 180 होने से cos 180 का वैल्यू -1। ओके, सो इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझते हैं। मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पे ये लग गया फोर्स और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया थीटा। ये कौन सा सिचुएशन हो गया बेटा, एक्यूट एंगल वाला सिचुएशन हो गया। सर ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। मान लो फोर्स का डायरेक्शन ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हो गया और ये एंगल हो गया थीटा। आपके दिमाग में कुछ सवाल आएगा, सर फोर्स इधर तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो सकता है क्या? हम बारीकी से हर एक चीज़ को यहाँ पे सोचने वाले। अभी के लिए तुम लोग माइंड में ये डाल दो कि दूसरा कोई फोर्स उसको आगे लेके जाता होगा, ये फोर्स उसको अपोज कर रहा है। प्रेजेंट तो दोनों ही है, तो ये फोर्स के कारण हम लोग वर्क डन देखना चाहते हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, बहुत सारे फोर्सेस हो सकते हैं, आगे देखने वाले हैं। ये फोर्स का डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अगर ऐसा हो गया तो एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू बी थीटा, दैट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज एंगल। अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसके कारण जो थी cos थीटा का वैल्यू आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। cos 0 का मतलब क्या होता है, मान लो बॉडी यहाँ पे अपने फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगा दिया और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो गया, क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, द एंगल बिटवीन देम इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। 180 का सिचुएशन कब आएगा, मान लो फोर्स ये डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन में, ये फोर्स है ये डिस्प्लेसमेंट। ऐसा होता है क्या? होता है, हमने तो रियल लाइफ में भी देखा हुआ है। कोई ऑब्जेक्ट को कोई दूसरा फोर्स खींच के ले रहा है, मान लो 200 न्यूटन का फोर्स किस पे लग गया, वो बॉडी आगे जा रहा है, लेकिन फ्रिक्शन नाम का कोई फोर्स होता है ना। मान लो कोई फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहे, लेकिन बॉडी का डिस्प्लेसमेंट तो होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट करने के लिए कोई दूसरा फोर्स जिम्मेदार होता है। बट हमें वो सब चीज़ यहाँ पे सोचना नहीं है, हम उस सब का फॉर्मूला कैसे में यूज होगा हम लोग बारीकी से देखने वाले हैं। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। सो दिस इज द सिचुएशन व्हेन वर्क डन इज गोइंग टू बी, सॉरी cos थीटा इज गोइंग टू बी -1। रिमेंबर दिस टू। बेटा में दो ही सिचुएशन बार बार आएंगे, 95% केसेस में तो ये दोनों आएंगे। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में आ गए तो cos थीटा पॉजिटिव यानी कि 1 होता है, और फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाते हैं देन cos थीटा का वैल्यू cos 180 से -1 आएगा। दीज आर द टू सिचुएशंस वी हैव टू पे अटेंशन टू। ओके, ठीक। और cos थीटा का कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज तो आप लोग जानते हो बेटा। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, मैंने लिख दिया। cos थीटा का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। डेसिमल में ये 0.5 के पास होगा, दिस इज 1.732/2, या तो आप ऐसे यूज करो 0.86। ओके, cos 45 का वैल्यू 1/√2 आता है, और बाकी ऑब्ट्यूज एंगल पे हम लोग वैल्यूज को याद नहीं रखेंगे। अगर ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो उसको कैसे एक्यूट में कन्वर्ट करके नेगेटिव साइन यूज कर सकते हो मैं बता दूंगा, ठीक है, वो बाद में सीखेंगे। दीज आर द वैल्यूज ऑफ cos थीटा दैट यू हैव टू रिमेंबर। मान लो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और बात मैं आपको बता दूं, जब भी हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे W = FS cos थीटा, रिमेंबर दिस, फोर्स का साइन यूज नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का साइन यूज नहीं करेंगे। मान लो कोई फोर्स आपको दिख गया -20 न्यूटन, या फिर डिस्प्लेसमेंट दिख गया 30 मीटर और डिस्प्लेसमेंट दिख गया -40 मीटर, हमेशा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का हम लोग फॉर्मूला में मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। यू आर नॉट गोइंग टू यूज द डायरेक्शंस। डायरेक्शन से मेरा मतलब है नेगेटिव या पॉजिटिव हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड यूज करेंगे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मॉडुलस में डाल दिया है।
बाकी जो डायरेक्शन है अपने आप किस में डिटरमाइन हो जाएगा, cos थीटा में डिटरमाइन हो जाएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू या तो एक्यूट होता है या तो ऑब्ट्यूस होता है, या तो cos थीटा का वैल्यू जीरो हो सकता है। एक सिचुएशन में cos थीटा का वैल्यू जीरो भी हो सकता है, दैट इज 90 डिग्री, हमने डिस्कस नहीं किए। थीटा मान लो 90 डिग्री है, वहाँ पे cos 90 का वैल्यू जीरो भी होता है। ओके, दीज आर द वैल्यूज ऑफ cos थीटा। लेकिन अलग अलग सिचुएशन में cos थीटा का वैल्यू या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है, इसका वैल्यू जीरो भी आ सकता है। जीरो कब आएगा, 90 डिग्री पे। नेगेटिव कब आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल पे 180 पे। और पॉजिटिव कब आएगा, सारे एक्यूट पे, जीरो पे वो पॉजिटिव आता है। ठीक है बेटा, इन ऑल सिचुएशंस में cos थीटा विल टेक केयर ऑफ द डायरेक्शन यानी साइन। तो वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ cos थीटा ओनली। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट विल हैव नो कंट्रीब्यूशन इन डिटरमाइनिंग द साइन ऑफ द वर्क। ओके बेटा, मान लो कि एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं आपको बोल दिया यहाँ पे फोर्स लग रहा है कोई बॉडी पे, ये लग गया फोर्स, और ये हो गया मान लो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 मीटर दे दिया है और फोर्स मान लो 20 मीटर दे दिया, और ये मान लो एंगल है 60 डिग्री। हमें इन बात से कोई मतलब नहीं है लेफ्ट साइड जा रहे या राइट साइड जा रहे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता इस फॉर्मूला में। सीधा हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे W इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अगर कायदे से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में नेगेटिव होता है, बट वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट। फोर्स का वैल्यू बताओ बेटा, फोर्स का वैल्यू हम लोग 20 न्यूटन यूज करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू चेक वेदर इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन और पॉजिटिव डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू में भी हम लोग क्या पुट कर लेंगे, 10 पुट करेंगे। बाकी cos 60 विल डिसाइड इट वेदर द वर्क डन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव और नेगेटिव। cos 60 थीटा एक्यूट एंगल है, सब जानते हैं, वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, दिस इज कमिंग आउट टू बी 100 न्यूटन मीटर। फिलहाल हमने इसका यूनिट को क्या रखा है, न्यूटन मीटर। हियर कम्स द यूनिट ऑफ वर्क बेटा, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा यूनिट से अगर कंपेयर करेंगे, फोर्स का न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट का मीटर होता है, तो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, हम बोल सकते हैं न्यूटन मीटर। बट इसी को डिफाइन करने के लिए हमने एक ऐसा यूनिट बनाया है, उसी को हम लोग बोलते हैं जूल। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन, दैट इज जूल। तो 1 जूल इज गोइंग टू बी 1 न्यूटन मीटर। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले इसका तो यूनिट हमने बताया, लेकिन इसका और भी बहुत सारे यूनिट्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, कुछ मेजरमेंट के पर्पज से अलग अलग चैप्टर में वर्क का हम अलग अलग यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं नोट करा दे रहा हूँ, आगे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कहाँ पे कैसे यूनिट यूज होगा। लेकिन सबसे पहले क्योंकि सीजीएस ऐसा यूनिट पढ़ लिए, तो इसका सीजीएस यूनिट होता है बेटा आर्क। याद रखना, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन इज आर्क। 1 आर्क का मतलब है अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को, अगर फोर्स को आप डाइन से मेजर करते हो और डिस्प्लेसमेंट को आप सेंटीमीटर से मेजर करते हो, देन द वैल्यू कम्स आउट टू बी आर्क। वो सीजीएस यूनिट में ऑटोमेटिक आर्क आ जाएगा। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जूल एंड आर्क, चलो डिफाइन करते हैं। 1 जूल का मतलब होता है 1 न्यूटन 1 मीटर, मल्टीप्लीकेशन यूज किया फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। 1 न्यूटन का मतलब सब जानते हो बेटा 10⁵ डाइन होता है, और 1 मीटर का वैल्यू होता है 10⁻² सेंटीमीटर। साहब ने कैसे क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि सीजीएस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं मल्टीप्लाई करके पावर्स को ऐड कर दूं, दिस बिकम्स 10⁷ डाइन सेंटीमीटर। ये हो गया बेटा सीजीएस यूनिट। और सीजीएस का मतलब होता है आर्क, मैंने अभी बताया था सीजीएस में इसका यूनिट आर्क होता है। तो हमने क्या समझा यहाँ पे, 1 जूल का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 10⁷ आर्क। ये नोटिस किया हमने, 1 जूल इक्वल टू 10⁷ आर्क। हम उल्टा भी बोल सकते हैं 1 आर्क का वैल्यू कितना आएगा, 10⁻⁻7 जूल। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर यूनिट्स ऑफ वर्क। धीरे धीरे हम चैप्टर्स जैसे आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम लोग एनर्जी और वर्क तो सेम ही मानेंगे इस चैप्टर में यूनिट की वाइज। तो आगे चल के हम देखेंगे बेटा 1 कैलोरी यूज करेंगे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.18 जूल होता है, जिसको अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल बोल सकते हैं। एग्जैक्टली 4.18 होता है। ये हमें हीट चैप्टर में यूज करने वाले, व्हेन वी आर गोइंग टू कन्वर्ट यूनिट्स ऑफ एनर्जी, सॉरी फ्रॉम कैलोरी टू जूल। इन दैट सिचुएशन कैलोरी टू जूल कन्वर्ट करते वक्त ये हमें यूजफुल होगा। और भी यूनिट्स ऑफ एनर्जी है या यूनिट्स ऑफ वर्क है, जैसे कि 1 किलोवाट आवर। ये आगे चल के इसी चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, इसी को बुलाते हैं डोमेस्टिक यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे वर्क और एनर्जी दोनों का यूनिट सेम ही होता है, दैट इज गोइंग टू बी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। याद रख लेना ये चीज़। और दूसरा चीज़ होता है, हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने वाले हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज गोइंग टू बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। These are the varieties of units in work. ठीक, ओके।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं लिखाऊंगा अभी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट इट डाउन। वर्क इज a scalar quantity। स्केलर क्वांटिटी से मेरा मतलब है, अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है आप उसको एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग एल्जेब्रिकली ऐड नहीं करते। उसके लिए स्पेशल अलजेब्रा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसका मतलब है वर्क डन को आप ऐड कर सकते हो, दे कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मान लो कि दो वर्क है, एक 20 जूल है, एक -30 जूल है, इन दोनों को ऐड करना चाहते हो तो सीधा सीधा मैथमेटिक्स से ऐड कर लोगे। इसका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, -10 जूल, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ लार्जर क्वांटिटी। अगर लार्जर क्वांटिटी नेगेटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा, लार्जर क्वांटिटी पॉजिटिव तो पॉजिटिव बन जाएगा, जैसे अलजेब्रा में करते हैं वही। ठीक है, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, दे कैन बी एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड अलजेब्रिकली। एक बार रिवाइज कर लो बेटा मेरे साथ। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा में हम एफ और एस का ओनली पॉजिटिव वैल्यूज यानी कि मैग्नीट्यूड लेते हैं, कभी भी एफ और एस का डायरेक्शन नहीं लिखते। बट वी नो द फैक्ट दैट फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर बोथ वेक्टर क्वांटिटीज, बट इसमें कोई नेगेटिव साइन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। इस फॉर्मूला में दोनों का मैग्नीट्यूड लिया जाता है। इसी में गलती करते हैं बच्चे लोग, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कभी भी क्वेश्चन में दिया रहेगा साइन के साथ पुट कर लेंगे। जहाँ पे नेगेटिव वर्क डन आना चाहिए था वहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव वर्क डन आना चाहिए था वहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो हु विल टेक केयर अबाउट द साइन? वर्क का साइन भी तो होता है, पॉजिटिव वर्क और नेगेटिव वर्क, दोनों का क्या मतलब है अभी समझाने वाला हूँ। जो भी है बेटा, इसका साइन कौन टेक केयर करेगा? कॉस थीटा। हम जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू एक्यूट एंगल थीटा के लिए पॉजिटिव होता है, ऑब्ट्यूस एंगल थीटा के लिए नेगेटिव होता है, जीरो एंगल के लिए 1 होता है, 180 के लिए -1 होता है। चार वैल्यूज हमेशा याद रखोगे। 90 डिग्री पे कॉस थीटा 0 होता है। इज इट क्लियर? ओके, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट। हम सिर्फ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ऑब्जर्व करेंगे। कभी भी डिस्प्लेसमेंट में पूरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट सोचा नहीं जाता है। मैं 4-5 एग्जाम्पल ऐसा दूंगा जिसमें आपको ये कंसिडर करना पड़ेगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, क्योंकि बॉडी का डिस्प्लेसमेंट दिखेगा लेकिन वहाँ पे वर्क डन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि वहाँ पे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मूव नहीं करेगा। आगे देखने वाले हैं। और यहाँ पे फोर्स के बारे में बोला, फोर्स इज हैज टू बी ए कांस्टेंट फोर्स ओनली। हम पढ़ चुके हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, दुनिया भर के वेरिएबल फोर्स हम पढ़ चुके हैं। वहाँ पे ये सब फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा एफ एस कोस थीटा का। सर रीजन बहुत ही सिंपल है। जो भी फोर्स अपना डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड या दोनों को चेंज करे, वैसे फोर्स को बोला जाता है वेरिएबल फोर्स। एंड इन दिस चैप्टर फॉर दिस फॉर्मूला वी आर नॉट गोइंग टू यूज द वर्क डन फॉर वेरिएबल फोर्स ओनली। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ओनली किसके लिए होगा बेटा? कांस्टेंट फोर्स के लिए होगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ जाओ। अगर मैं कहीं पे ये बोल दूँ स्टेटमेंट, अभी से कोरिलेट कर देना। अगर थीटा एक्यूट हुआ, हमने ये देखा, अगर थीटा एक्यूट हुआ सिचुएशन ये है कि फोर्स ऐसे डिस्प्लेसमेंट ऐसे, दोनों के बीच में थीटा एक्यूट एंगल बन गया। अब थोड़ा सा फील करना, आगे तो हम लोग मैथमेटिकली सारा चीज़ को पढ़ेंगे। एफ और एस के बीच में थीटा बन गया एक्यूट, तो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट कर रहा है। हम मान के चल रहे हैं ना, अगर कोई इस तरफ से खींचेगा तो बॉडी अगर उस तरफ से जा रहा है तो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब वो फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट को सपोर्ट करने वाला है। ऐसे सिचुएशन में रिलेटिव में बोलोगे तो क्या स्पीड बढ़ेगा, और आगे चल के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं स्पीड के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, जो कि पढ़े नहीं है लेकिन लोअर क्लास में हल्का फुल्का आइडिया है। जो एनर्जी बॉडी के साथ स्पीड के साथ अटैचमेंट होता है, जो एनर्जी, उसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब मैं दो चीज़ आपको यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। जहाँ पे थीटा एक्यूट वहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, और जहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा वहाँ पे स्पीड बढ़ेगा। स्पीड का मेरा मतलब है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। तो पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, या भी बोल सकते हो पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस द स्पीड, या फिर स्पीड के साथ साथ आप क्या बोल सकते हो, काइनेटिक एनर्जी। सर व्हाट अबाउट द नेगेटिव वर्क? मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मान लो फोर्स लग गया इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट कुछ इस तरफ हो जा रहा है। ऐसे सिचुएशन हो सकता है कि प्रैक्टिकली बिल्कुल हो सकता है बेटा। दूसरा फोर्स इसको आगे लेके जा रहे हैं। एक ही बॉडी पे तो 4-5 फोर्स तो काम कर ही सकते हैं। कोई नेट फोर्स इसको आगे लेके जाता होगा, लेकिन ये फोर्स इसको अपोज कर रहा है। अभी अपोज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चला? थीटा का वैल्यू देखिए। थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगा? सर ये तो ऑब्ट्यूस बन जाएगा। अगर ये ऑब्ट्यूस बन जाएगा तो कोस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो वर्क डन का एक्चुअल मेजरमेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो साइन में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, कोस थीटा ही कंट्रीब्यूट करेगा।
अगर cos थीटा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, डेफिनेटली वर्क डन इज गोइंग टू बी नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन का क्या मतलब है? ऑब्जर्व करना, बॉडी यहाँ से यहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर फोर्स, बट ये फोर्स इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, और इससे हम ये निष्कर्ष निकालें जहाँ भी थीटा का वैल्यू ऑब्ड्यूस हो जाएगा, वर्क डन का वैल्यू इज गोइंग टू बी नेगेटिव बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ cos थीटा बीइंग नेगेटिव। हम बोल सकते हैं नेगेटिव वर्क डन का मतलब है स्पीड विल गो डाउन, और स्पीड गो डाउन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी विल गो डाउन। ओके, तो दो सिंपल रिलेशन हमने देखा, पॉजिटिव वर्क इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव वर्क डिक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी से मेरा मतलब है स्पीड, यहाँ पे पॉजिटिव वर्क स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव वर्क स्पीड को घटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है बेटा, ओके। सर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे एक बार बोल दो। बिल्कुल बेटा, ध्यान रखना, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो मास में दे दिया है 10 kg और 15 kg कर दो ना, 15 किलो इज द मास ऑफ द बॉडी। तो डू यू नो दैट एक फोर्स हमेशा काम करेगा, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा क्योंकि इट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, और हम लोग जिस सरफेस में रहते हैं, हम लोग तो अर्थ को फ्लैट ही मान लेते हैं जहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, तो हम ऑब्जर्व करते हैं दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ओके, आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी ले जाओ हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मैं इंक्लाइंड प्लेन की बात नहीं कर रहा हूँ, मान लो ऑब्जेक्ट को आप घसीट के ले रहे हो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उस सिचुएशन में जो फोर्स का वैल्यू होगा वो क्या परपेंडिकुलरली काम करेगा? बिल्कुल। लेट अस सपोज आप कोई दूसरे फोर्स के कारण इसको आगे लेके जा रहे हो, बट वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट दैट एडिशनल फोर्स, मैं सिर्फ इस पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ mg तो प्रेजेंट है, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो गया तो इनके बीच में जो एंगल बन गया वो कितना एंगल बन गया? 90 डिग्री। हमेशा याद रखना, इस बात में मैं आगे बोलूंगा, एक बॉडी पे एट ए टाइम कितने भी फोर्स काम कर सकते हैं, लेकिन जिसका वर्क डन पूछे है बस आप उसी फोर्स पे ऑब्जर्व करना। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, मैं इस फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसका खुद का वर्क होगा, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी। आप बोलोगे सर फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बार फिर से सोचो, ये फॉर्मूला क्या यहाँ पे यूज कर सकते हो क्या? वर्क डन बाय ग्रेविटी के बारे में जब भी बोल रहे हो, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कांस्टेंट फोर्स? बिल्कुल, ना इसका मैग्नीट्यूड बदलेगा ना डायरेक्शन बदलेगा, ऑब्जेक्ट का मास तो नहीं बदल रहा है, यहाँ पे 15 किलो का मास है। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? हम सब जानते हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय द फॉर्मूला m/g। यहाँ पे mg कितना एंगल बना रहा है डिस्प्लेसमेंट के साथ? सर mg बना रहा है 90 डिग्री। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये वैल्यू इज गोइंग टू बी 0। इसका मतलब ये भी बोल सकता हूँ ये cos 90 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 0। मैंने दो बात बोला था, पॉजिटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाएगा, नेगेटिव वर्क काइनेटिक एनर्जी को घटाएगा। व्हाट अबाउट द जीरो वर्क? जीरो वर्क का मतलब इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। फोर्स है, बट इस फोर्स का कारण, ये फोर्स के कारण इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन चेंज हो सकता है, बट स्पीड का मैग्नीट्यूड नहीं बदल सकता है एज लॉन्ग एज द फोर्स इज एक्टिंग एट राइट एंगल टू द डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? इसी का मतलब है जीरो वर्क डन। जीरो वर्क का मतलब है इट हैज नो कंट्रीब्यूशन ऑन द काइनेटिक एनर्जी, बट पॉजिटिव वर्क विल इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी, नेगेटिव वर्क विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं 3-4 बार बोला हूँ, दिमाग में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, ये शुरू में पढ़ते वक्त मैं सारा कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा। एक बार आप थोड़ा सा पेशेंस रख के पूरा लेक्चर्स को सुन लो, ओके? उसके बाद ऑब्जर्व करना, जो जो डाउट्स अभी भी थोड़ा थोड़ा क्लिक हो रहा है वो सारे डाउट्स हट जाएंगे। मान लो ये कोई बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने 2 फोर्स लगा दिया, 200 न्यूटन, और भी फोर्सेस होंगे, मैंने मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे 2 ही फोर्स काम कर रहे हैं, एक है 200 न्यूटन, एक है 150 न्यूटन। ओके, लेट अस सपोज दिस इज द मास ऑफ द बॉडी। ये मास ऑफ द बॉडी है 5 kg ले लो, फिलहाल इसको मैं 50 किलो ले लेता हूँ फॉर सिंप्लिसिटी, मैंने इसको 50 kg ले लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बोलूँगा, बड़ी ध्यान से सुनना। एट ए टाइम इन ए गिवन सिचुएशन देयर कैन बी मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, बट जरूरी नहीं कि एक ही फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा। जैसे आप रियल लाइफ सिचुएशन में भी देख रहे हो, हर वक्त तो फ्रिक्शन होता है मूवमेंट में, ड्राइविंग फोर्स भी कुछ होता है, कोई अपोजिंग फोर्स भी होता है। कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकोगे तो ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगा, साइमल्टेनियसली एयर रेजिस्टेंस भी इस पर काम करते हैं, तो बहुत सारे फोर्सेस होते हैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। हम जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे वर्क डन निकलने की कोशिश करेंगे बाई एनी फोर्स, हम बाकी फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे। मेरा मतलब है वर्क डन बाय एनी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्सेस। मतलब एक बॉडी पे मान लो 10 फोर्सेस काम कर रहे हैं, उसमें से एक फोर्स का आप वर्क डन निकालने की कोशिश कर रहे हो, बाकी 9 फोर्सेस को आप इग्नोर कर लोगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मतलब एक फोर्स का इन्फ्लुएंस दूसरे फोर्स का वर्क डन पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं ला सकता है।
वो अपना वर्क करेगा, ये अपना वर्क करेगा, जितना फोर्सेस उतना वर्क डन। हाँ, हो सकता है किसी का वर्क डन 0 आ जाए, किसी का वर्क डन नेगेटिव आ जाए, किसी का वर्क डन पॉजिटिव आ जाए। जिसका 0 है उसमें उसका स्पीड में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, जिसका पॉजिटिव वर्क डन है उसका स्पीड में कंट्रीब्यूशन होगा, इंक्रीज करेगा। जिसका नेगेटिव वर्क डन होता है वो स्पीड को घटाने की कोशिश करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी को घटाने की कोशिश करेगा। सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जितने फोर्सेस उतना वर्क डन। एक का वर्क डन दूसरे को इम्पैक्ट नहीं करेगा। मेरा मतलब है यहाँ पे 2 फोर्सेस अवेलेबल है, 200 न्यूटन का भी फोर्स अवेलेबल है, 150 न्यूटन का भी फोर्स अवेलेबल है। तो बेटा वर्क डन में 200 का भी निकाल सकता हूँ, वर्क डन में 150 का भी निकाल सकता हूँ, इंडिविजुअली बोले। उसके बाद में टोटल वर्क डन भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। जो वैल्यू जाएंगे उन सारा वर्क्स को मैं जोड़ दूंगा तो टोटल वर्क डन भी मुझे मिल जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है अभी। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्लास 9th में पढ़ रखा है, न्यूटन का सेकेंड लॉ। किसी को याद है? बता दो बेटा। न्यूटन का सेकेंड लॉ। चलो तो न्यूटन का सेकेंड लॉ से पहले मैं न्यूटन का फर्स्ट लॉ ले होता है, न्यूटन का सेकेंड लॉ पे आएंगे थोड़ी देर बाद। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बता दो कम से कम। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी बॉडी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस इट इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। क्या मतलब हुआ? एक तो फोर्सेस एक्सटर्नल होना चाहिए और दूसरे अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए। मैं बताऊंगा बेटा व्हाट इज अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। बेटा यहाँ पे कितने न्यूटन का फोर्स काम कर रहे हैं? 200 न्यूटन का फोर्स काम कर। यहाँ पे कितने न्यूटन का फोर्स काम कर रहे हैं? 150 न्यूटन का फोर्स काम कर। ये तो 200 न्यूटन है ना, रिलेटिव में ये है 150 प्लस 50। क्योंकि दिस फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, हम इसका साइन को क्या मानेंगे? -150, क्योंकि दिस साइड इज पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस साइड इज नेगेटिव डायरेक्शन। फिलहाल आपको समझ में आ रहा है? पॉजिटिव फोर्स का मतलब है हमने यहाँ पे 2 ही डायरेक्शन, लीनियर मोशन में तो 2 ही डायरेक्शन हम लोग कंसीडर करते हैं। राइट वाले को प्लस मान लेते हैं, लेफ्ट वाले को नेगेटिव मान लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है, वो डायरेक्शन को शो करते हैं। बताओ बेटा, दीज आर गोइंग टू बी द बैलेंस्ड फोर्सेस। यहाँ पे जो 150 न्यूटन है उसको हम लोग बोलेंगे बैलेंस्ड फोर्स। एंड व्हाट अबाउट दिस 50 न्यूटन जिसका डायरेक्शन भी पता चल गया पॉजिटिव है, दिस इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। समझ में आया? व्हाट इज ए बैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। और न्यूटन का पहला लॉ में साफ साफ बता रहा है, मोशन में अगर कोई इंपैक्ट ला सकता है दैट इज एक्सटर्नल एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स कभी मोशन में इंपैक्ट नहीं ला सकता है। इसका मतलब इसका मोशन को कभी भी 150 न्यूटन जो बैलेंस हो चुका है वो डिटरमाइन नहीं करेगा। तो कौन डिटरमाइन करेगा? दिस 50 न्यूटन जो अभी भी जिंदा है एज एन अनबैलेंस्ड फोर्स। दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फोर्स। इसको हम, इस डायग्राम को हम रिड्यूस कर सकते हैं अभी के लिए, थोड़ी देर के लिए। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको हम ऐसे शो कर सकते हैं, इस बॉडी पे कितना फोर्स काम कर रहे हैं? एफ, एंड दैट इज नॉट एफ, दैट इज एफ नेट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बेटा बॉडी का मोशन का कंट्रीब्यूशन कभी भी फोर्सेस के कारण नहीं होता है, बल्कि नेट फोर्सेस के कारण होता है। अब नेट फोर्स का मतलब है बहुत सारा फोर्स अगर काम कर रहे हैं उनको वेक्टर अलजेब्रा से जोड़ते हैं हम लोग रियलिटी में। क्योंकि अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, अगर सेम डायरेक्शन में काम करे तो ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में काम करते तो माइनस कर देंगे। यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा हमारे लिए सही बैठता है। तो यहाँ पे प्लस डायरेक्शन में 200 न्यूटन, माइनस डायरेक्शन में 150 न्यूटन, तो कुल मिला के यहाँ पे एफ नेट कितना आ गया? 50 न्यूटन। एंड दिस इज गोइंग टू डिटरमाइन द मोशंस ऑफ द बॉडी। अब बताओ बेटा, ये बॉडी हमने मान के रखा है कि रेस्ट से चल रहा है। इस बॉडी का मास हमने कितना ले लिया? 50 kg ले लिया। ओके, अब बताओ इस बॉडी पे एक्सीलरेशन कितना आएगा? सर बोल सकते हैं एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। हम जो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मैं बार बार जान पूछ के वहाँ पे एफ नेट यूज करूंगा, क्योंकि बेटा एक्सीलरेशन तो बेटा नेट फोर्स प्रोड्यूस करेगा, एक्सीलरेशन कोई इंडिविजुअल फोर्स कभी प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ पे नेट फोर्स कौन है? 50 न्यूटन है। तो 50 न्यूटन के कारण इस बॉडी पे क्या आएगा? एक्सीलरेशन आएगा। बताओ बेटा, चलो फॉर्मूला में पुट करो। ये हो गया आपका 50 न्यूटन, मास तो गिवन है बॉडी का 50 kg ही ले लिया। तो एक्सीलरेशन कितना आ रहा है यहाँ पे? सर एक्सीलरेशन हमारे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन यहाँ पे आ गया। ओके, अगर ये सिचुएशन में आपको मैं बोल दूं फाइंड आउट द वर्क डन बाय 200 न्यूटन, फाइंड आउट द वर्क डन बाय 150 न्यूटन इफ these forces are acting for 10 सेकेंड। अब मैं आपको टाइम दे दिया कि 10 सेकेंड तक ये फोर्सेस काम कर रहे हैं। अब इन पे बताओ कितना फोर्स। और मैं पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए मैं डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू डायरेक्ट देता हूँ, मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं दूंगा। लेकिन बाद में इस एग्जाम्पल को याद रखना, यहाँ से एक्सेलरेशन मिल गया, वहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे फ्रॉम द गिवन टाइम, उसके बाद सॉल्व करेंगे। बट अभी के लिए हमको ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक फोर्स के कारण जो वर्क डन होता है वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करता। सिचुएशन मान लो कोई भी टाइम के लिए लग गया है, इसको थोड़ा मैं रिड्रॉ कर रहा हूँ, पहले इसको समझते हैं, उसके बाद हम आगे इस पे कंसीडर करेंगे।
मान लो बेटा ये 200 न्यूटन इधर काम कर रहे हैं और ये 150 न्यूटन इधर काम कर रहे हैं और बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, सपोज बॉडी का कोई डिस्प्लेसमेंट हो गया, मान लो 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किसका ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस का। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, मान के चल रहे हैं पूरा बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर लेना है यहाँ पे 5 मीटर। 5 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ओके, अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द वर्क डन बाई 200 न्यूटन इंडिविजुअली, ये 200 न्यूटन प्रेजेंट है, यस सर। क्या 150 न्यूटन प्रेजेंट है, यस सर। किसके कारण वर्क डन में देख रहा हूँ? 200 न्यूटन। क्या 150 को देखूंगा? नो सर, क्योंकि वर्क डन जिसका पूछा गया उसी का निकालोगे, बाकी सबको इग्नोर कर लोगे, यही बोला गया आपको। बिल्कुल 200 न्यूटन का फोर्स इधर काम कर रहे हैं, अभी डिस्प्लेसमेंट का 5 मीटर आपको दिख गया इधर, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया? जिस डायरेक्शन में फोर्स या उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आ गया, इसका मतलब यहाँ पे थीटा का वैल्यू 0 डिग्री आएगा। आगे यहाँ पे cos 0 को भी यूज नहीं करते, सीधा वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है एफ cos 0 में, क्योंकि ये यहाँ पे 1 बनने वाला है, सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट, ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्यों? सब फोर्स अगर नेगेटिव हो जाएगा तो यहाँ फॉर्मूला में हम कभी नेगेटिव पुट नहीं करते, फॉर्मूला में हमेशा क्या पुट करते हैं? मैग्नीट्यूड। तो बताओ बेटा फोर्स का वैल्यू यहाँ पे कितना गिवन है? 200 न्यूटन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट इज गिवन एज 5 मीटर, तो न्यूटन एंड मीटर से जूल आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 1000 जूल। लेट अस सपोज दिस वर्क डन इज W1, ये फोर्स F1 है, ये फोर्स F2 है, तो F1 के कारण जो वर्क डन आया उसको मैंने W1 मान लिया। कितना आया W1? 1000 जूल। ओके, इसके बाद इसको रखने दो, दूसरे एग्जाम्पल में इसको कंसिडर करेंगे। इसके बाद हमने ऑब्जर्व किया W2 एंड आपको पूछा गया व्हाट इज द वर्क डन बाय 150 न्यूटन। अगेन वही क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, कौन से फोर्स के कारण वर्क डन पूछा गया? सर 150 न्यूटन के कारण वर्क डन पूछा गया। तो क्या मैं यहाँ पे दूसरे फोर्स भी प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व करूँ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक फोर्स का वर्क डन दूसरे फोर्स को इम्पैक्ट नहीं करता है। ओके, वर्क डन बाय वन फोर्स इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी। इंडिविजुअल फोर्स का इंडिविजुअल वर्क डन होगा, जितने फोर्सेस होंगे उतना वर्क डन होगा। बताओ 150 न्यूटन का फोर्स में एक बार ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम, 150 न्यूटन तो ये डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बिल्कुल सर। और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ होगा क्योंकि नेट फोर्स उसको आगे लेके जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि बॉडी तो उस राह पे चलता है ना बेटा जहाँ पे नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स का डायरेक्शन ही बॉडी को आगे लेके जाएगा। इंडिविजुअल फोर्सेस कभी बॉडी को आगे लेके नहीं जाते। इसको देख के इंट्यूशन से फील आ रहा है कि बॉडी कुछ इस डायरेक्शन में चलने वाला है। वाई? क्योंकि 200 न्यूटन हावी हो जाएगा, 150 को बैलेंस कर देगा। अनबैलेंस्ड फोर्स का डायरेक्शन ये होता है और इस अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण बॉडी आगे जाएगा। अगर यही बात है तो डिस्प्लेसमेंट यही डायरेक्शन में होगा और फोर्स हो गया ये डायरेक्शन में, और इनके बीच में जो एंगल बन गया दैट एंगल इज गोइंग टू बी 180 डिग्री। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उसको भी हम डायरेक्ट याद रख लेंगे, क्योंकि ये 95% के केसेस में यही बनेगा, या तो सेम डायरेक्शन या तो अपोजिट डायरेक्शन। बताओ बेटा यहाँ पे जो वर्क डन का वैल्यू होगा वो होगा Fs cos 180। सर यहाँ पे तो फोर्स नेगेटिव हो गया, वो हमें कंसीडर नहीं करना है। एक्चुअली में तो 150 न्यूटन है, लेकिन इस फॉर्मूला में फोर्स का वैल्यू या डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू ओनली बाय मैग्नीट्यूड आपको पुट करना है। बताओ बेटा फोर्स कितना हो गया? सर 150 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? सर 5 मीटर। सर cos 80 का वैल्यू कितना है? -1 -1 ही इसका साइन बताएगा। ये हो गया माइनस, दिस कम्स आउट टू 750 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को हम किससे रिप्लेस कर दिए? जूल से रिप्लेस कर दिए, JULE। ठीक है, जब सिंगल लेटर लिखेंगे तो J कैपिटल लिखेंगे, जब जूल साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे तो J को स्मॉल रखेंगे, याद रखें यूनिट का कन्वेंशन होता है। बताओ -750 जूल को हमने क्या बोल दिया? W2, दैट इज द वर्क डन बाय 150 न्यूटन। अब इस बॉडी पे दो फोर्सेस हैं, दो वर्क कर रहे हैं, इसके कारण जो वर्क डन आया दैट कम्स आउट टू बी 1000 जूल, और इसके कारण जो वर्क डन आया दैट कम्स आउट टू बी -750 जूल। अगर मैं इसमें टोटल वर्क डन पूछ लूँ, नेट वर्क डन या फिर टोटल वर्क डन by all the forces, total work done by all the forces is going to be W1 plus W2। W1 का वैल्यू आया 1000 जूल, W2 का वैल्यू कितना आया? -750 जूल। दिस कम्स आउट टू बी 250 जूल। इसका जो नेट वर्क डन आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। ओके, इसमें हल्का फुल्का ट्विस्ट कर रहे हैं, एक छोटा सा इसमें तीसरा वर्क डन में निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। बताओ बेटा मान लो मैं आपको ये बोल दिया यहाँ पे, रिमेंबर दिस, इन दोनों वर्क को जब हमने ऐड कर लिया इसका वैल्यू कितना आया? 250 जूल आया। अब मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था दो फोर्स अगर एक दूसरे पे हावी हो जाएंगे यानी ऑपोजिट हो जाएंगे तो उनका जो वेक्टर सम होता है एक दूसरे के माइनस होता है,
तो ये 200 न्यूटन, ये 150 न्यूटन, तो इस m को हमने लिख दिया, m कितना गिवन था, m वॉज गिवन एज 50 kg, m से कोई रिलेवेंट नहीं इस। तो यहाँ पे जो फोर्स लगे वो फोर्स का वैल्यू कितना है, F न्यूटन। सर ये कौन सा फोर्स है, सर ये तो नेट फोर्स है। अब बताओ नेट फोर्स है तो नेट फोर्स के कारण भी तो वर्क डन निकाल सकते हो। हालांकि नेट फोर्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, सबका रिजल्टेंट सम को नेट फोर्स बोलते हैं, बट वो भी तो फोर्स है ना। फोर्स को जोड़ोगे तो फोर्स ही मिलेगा, वेक्टर को जोड़ोगे तो वेक्टर ही मिलेगा। अब सारे फोर्सेस को जोड़ दिया तो तीसरा एक नया वेक्टर बन गया, इसको बोलते हैं नेट फोर्स। नेट फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय नेट फोर्स, बताओ। नेट फोर्स का वैल्यू कितना है 50, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू कितना है 50, और ये एंगल कितना बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन पे 0 डिग्री बन जाएगा, तो cos 0 का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा 1। इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अगेन ये वैल्यू कितना आएगा, वही वैल्यू आएगा जो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर लिया था। इसका मतलब है इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क डन निकालो और सबको जोड़ दो, जितना वैल्यू आएगा नेट फोर्स के कारण वर्क डन निकाल दो, और दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी एग्जैक्टली इक्वल। दैट मीन्स वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी is equal to the sum of the individual work done by all the individual forces acting on the body. Okay, sum of work done by all the individual forces acting on the body is nothing but the net work done, यानी कि वर्क डन बाय द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। ठीक है बेटा, जितने भी इंडिविजुअल वर्क डन से सबको जोड़ दोगे तो नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन बनेगा बराबर हो जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक। अब मैं जो एग्जाम्पल दे रहा था उस एग्जाम्पल पर ध्यान से देना, इसको थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ। अब मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा आपको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। वो क्वेश्चन में कितना था, 200 था ना, दिस वाज 200 गिवन इन द प्रीवियस क्वेश्चन, और यहाँ पे कितने न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था, 150 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा था, और ये क्वेश्चन के लिए मैंने m का वैल्यू भी दे रखा था 50 kg। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, आपको मेहनत करा रहा हूँ। आगे चल के हम जब काइनेटिक एनर्जी पढ़ लेंगे, जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ना उसको 2 लाइन में खत्म करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, हम 9th क्लास का भी रिवीजन करना आना चाहिए, इक्वेशन ऑफ मोशंस का भी यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि बार बार रिपीटेडली यूज होंगे आपके चैप्टर में। तो ये m है 50 kg। अब बताओ बेटा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी या कोई भी मोशन को इम्पैक्ट करने वाला चीज़ कौन लाता है, फोर्स लाता है या नेट फोर्स लाता है? हमेशा नेट फोर्स प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन। और देखो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस में हमारा एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है। चाहे इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन करो, कोई भी इक्वेशन बिना एक्सीलरेशन का नहीं है। इसका मतलब मोशन को इम्पैक्ट करने के लिए एक्सीलरेशन चाहिए, एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए। बट गलत स्टेटमेंट हो गया, फोर्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, नेट फोर्स चाहिए, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स ही क्या प्रोड्यूस करता है, एक्सीलरेशन। न्यूटन ने कभी नहीं बोला कि बैलेंस्ड फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन, नो, बैलेंस्ड फोर्सेस कैंसल ईच अदर। दिस इज द अनबैलेंस्ड फोर्स, ओनली द अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज द नेट फोर्स दैट प्रोड्यूसेस द एक्सीलरेशन। बताओ बेटा, यहाँ पे 200 न्यूटन है, यहाँ पे 150 न्यूटन है, व्हाट इज गोइंग टू बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? सर नेट फोर्स तो 50 न्यूटन होगा। सर आपको कैसे पता था? यहाँ है बेटा, जिस साइड भारी हो जाएगा फोर्स उस साइड उसका डायरेक्शन हो जाएगा। अगर 200 न्यूटन उधर होता तो नेट फोर्स का डायरेक्शन ये होता। ये 200 न्यूटन का डायरेक्शन है, ज़्यादा वाला फोर्स का डायरेक्शन पकड़ लेगा तो ये हो गया नेट फोर्स का डायरेक्शन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑब्जेक्ट? सर मैग्नीट्यूड ऑफ द मास इज गिवन अस 50 kg। व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन अस 50 kg। तो कैन वी कैलकुलेट द एक्सीलरेशन फास्ट? इस क्वेश्चन में मैं दे रखा है दिस एक्टिविटी हैपेंस फॉर 10 सेकेंड। यहाँ पे मैंने दे दिया 10 सेकेंड, ये बॉडी रेस्ट पे था। रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0 था, हमने ये दो फोर्सेस 10 सेकेंड तक लगा दिए। अगर 10 सेकंड तक इन फोर्सेस को मैं लगाया यहाँ पे, इसका मतलब है इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा वो 10 सेकंड तक वैलिड रहेगा। ओके, बताओ बेटा, क्योंकि हम कांस्टेंट फोर्सेस की ही बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा, दैट नेट फोर्स का जो फॉर्मूला बनता है, दैट ये फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ जो हम डिस्कस करने वाले थे। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज गिवन एज मास इनटू एक्सीलरेशन। लॉ में नहीं जा रहे हम लोग, लॉ का डेरिवेशन, न्यूटन का लॉ का न्यूटन सेकंड लॉ का जो रिजल्ट था वो रिजल्ट क्या था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। सेकंड लॉ से क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमको मिला है। यहाँ पे फोर्स नहीं होता है, ये नेट फोर्स होता है। बताओ बेटा नेट फोर्स कितना है? सर नेट फोर्स यहाँ पे 200 या 150 नहीं है, नेट फोर्स इज 50 न्यूटन। मास ऑब्जेक्ट का कितना दे रखा है, 50 दे रखा है, तो एक्सीलरेशन कितना आ जाएगा? सर एक्सीलरेशन आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का।
सर कितने टाइम तक फोर्स लगा, फोर्स तो लगा 10 सेकंड तक। तो वर्क डन कैलकुलेट करना है तो क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। सेम क्वेश्चन में पूछा है वर्क डन बाई 200 निकालो, वर्क डन बाई 150 निकालो एंड द नेट वर्क डन निकालो, और नेट फोर्स के कारण भी वर्क डन निकालो, और देखोगे सिचुएशन क्या आते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो नेट फोर्स के कारण वर्क डन आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट, अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन है हम लोग ये यूज करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि रेस्ट से चला है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो होने के कारण बेटा यू टी का वैल्यू जीरो आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में सिर्फ हाफ ए टी स्क्वायर बचा है, एक का वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 1, 10 का स्क्वायर यानी कि 100, तो 100/2 से कितना मीटर चल जाएगा, सर ये चल जाएगा 50 मीटर। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रफ्तार से एक्सेलरेशन से जा रहा है बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी जीरो, तो रफ्तार नहीं बेटा एक्सेलरेशन। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन से चला, इनिशियल वेलोसिटी जीरो था, 10 सेकंड तक चला, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट 50 में आ गया तो अगेन वही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले वर्क डन बाई 200 न्यूटन निकालते हैं, हमें पता चल गया बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, सर 50 मीटर आएगा। तो बताओ वर्क डन बाई 200 यानी कि W1, इसको मैंने फोर्स 1 मान लिया, इसको मैंने फोर्स 2 मान लिया। चलो W1 निकालो, बोलोगे सर FS cos 0, जीरो को हम लोग लिखते नहीं, वैसे भी cos 0 का वैल्यू 1 आएगा, तो सेम डायरेक्शन में सीधा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट ले लो, 200 न्यूटन एंड 50 मीटर, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू 2 5 10 और 000 0, ये पुट कर दिया अभी के लिए। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं, 10,000 जूल, फिलहाल W1 का वैल्यू कितना है, 10,000 जूल। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W2, W2 कैलकुलेट करेंगे, सेम फॉर्मूला है F2 इंटू डिस्प्लेसमेंट S, लेकिन इनके बीच में कॉस कितना आगे लग जाएगा, 180 डिग्री। मैं आपको याद रखने बोला था, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि F2 का वैल्यू 150 इधर है, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इधर होने वाला है, तो अपोजिट डायरेक्शन मेंटेन होगा, तो यू डोंट नीड टू बॉदर अबाउट cos 180, सीधा माइनस ले लो। माइनस का मतलब है दिस इज गोइंग टू बी -1, और -1 का फॉर्मूला में और FS का प्रोडक्ट ले लोगे, ये बन जाएगा -FS। ये फॉर्मूला को याद रख लेना, जब अपोजिट डायरेक्शन में है हम -FS यूज करेंगे, जब सेम डायरेक्शन में हम लोग +FS यूज करेंगे। तो F और S का तो कोई साइन नहीं होता है, प्लस और माइनस विल बी डिटरमाइंड बाय द ऑपोजिट साइन एंड सेम साइन, ऑपोजिट डायरेक्शन एंड सेम डायरेक्शन, दैट्स इट। मतलब ये माइनस हो गया, ये हुआ 150 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 50 मीटर, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे न्यूटन और मीटर का प्रोडक्ट सेकेंड जूल आ जाएगा, 15 5 75, 2 जीरो यहाँ पे आ गया, बट दिस वर्क डन कम्स आउट विथ अ नेगेटिव साइन, दैट इज -7500 जूल। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे टोटल वर्क डन कितना हुआ, आप बोलोगे सर W1 प्लस W2 करते हैं, 10,000 जूल से 7,500 को घटा देंगे, घटा कैसे दिया, स्केलर क्वांटिटी, एल्जेब्रिकली ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कितना बन गया 2,500 जूल, इसको प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट मत कर देना, यहाँ पे मैं टाइम दे दिया, उस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। बताओ 2,500 जूल का क्या आया, नेट वर्क डन। सर नेट वर्क डन कैसे बोले, टोटल वर्क डन को जोड़ दोगे बाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो जो हमारे पास वर्क डन आते हैं वो नेट वर्क डन ही होता है। एक काम करते हैं, नेट फोर्स के कारण जो वर्क डन है उसको भी निकालते हैं एक बार वेरीफाई करने के लिए। लेट अस सपोज हम ऑलरेडी पता चल चुका है डिस्प्लेसमेंट 50 मीटर आएगा, और हम ये भी देख चुके हैं एफ नेट इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, और एफ नेट का वैल्यू कितना था सर 50 न्यूटन था, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना आ रहे हैं सर 50 मीटर आ रहे हैं, दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया तो जीरो, तो यहाँ पे वर्क डन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं एफ इंटू एस का प्रोडक्ट से। एफ का वैल्यू यहाँ पे कितना है सर 50 मीटर है, सॉरी 50 न्यूटन है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पे कितना है 50 मीटर है, दिस कम्स आउट टू बी 2,500 जूल, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे नेट वर्क डन निकालो, टोटल वर्क डन निकालो, या फिर नेट फोर्स के कारण वर्क डन निकालो, दोनों का वैल्यू सेम होने वाला है।